हाँ जी, तो आज अभी हम अंश करने वाले हैं स्टार्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमारी थर्ड बुक है अकाउंट्स की, 12th अकाउंट्स की, उसका चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक बातें पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या। देन वी विल मूव टुवर्ड्स योर चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। ओके, हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी बुक है। एनालिसिस बुक का चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये जो बुक है ये किस पर वर्क करती है, इसके अंदर क्या नॉलेज आपको प्रोवाइड करी जा रही है, दैट इज एनालिसिस। हम किसी चीज को एनालाइज कैसे करें वो यहाँ पर हमें सिखाया जाएगा, और वहां पर वो चीजें क्या है, वो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करें। ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन को हमने यहाँ दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम अपने प्रॉफिट्स कितने कमा लेते हैं रिसोर्सेज लगा के, और दूसरा है सॉल्वेंसी। प्रॉफिट कमाने के बाद ये भी देखना है कि हम अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, लाइबिलिटीज को पे करने के लिए एडिक्वेट एसेट्स हैं या नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। लाइबिलिटीज को पे कर किससे करते, कैश, जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, बैंक बैलेंस। ठीक है, या फिर एसेट्स को लिक्विडेट करा जाता है, बेचा जाता है। तो हमने ये देखना होता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं जो हमारी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए केपेबल है या नहीं है। अगर वो हम कैपेबल है अपनी हमारे पास एडिक्वेट एसेट्स है, तो हम सॉल्वेंट कहलाएंगे कि भाई हम सॉल्वेंट, हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन स्ट्रांग है। नहीं तो अगर नहीं है, ठीक है, तो हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत वीक है। तो हमने यही एनालाइज करना है। ठीक है, हमारी एफिशिएंसी को एनालाइज करना है, हमारी इफेक्टिवनेस को एनालाइज करना है। ठीक है, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अकाउंटेंट बनाता है तो वो फिगर्स लेकर आता है कि इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने का लॉस हुआ, इतनी एसेट्स है, इतनी कैपिटल है, और इतनी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, अब वो फिगर्स का हमने कंपैरिजन करना है, उसको एनालाइज करना है कि फिगर्स जो हैं ये क्या इंडिकेट करती है, इंप्रूवमेंट इंडिकेट करती है या फॉल इंडिकेट करती है। ठीक है, तो अब इसके लिए टूल्स बनाए गए, टूल्स फॉर एनालिसिस। टूल्स मतलब अलग अलग मेथड्स कह सकते हैं आप, अलग 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 टूल्स बनाए गए। ठीक है, इसके अंदर पहला जो टूल था हमारा, दैट वाज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल ये आप हो ए और ये आपका दोस्त है बी। ठीक है, दोनों एक ही जगह ट्यूशन पढ़ते थे, एक के 80 नंबर आए 100 में से, एक के आए, ठीक है, 120 में से 90 मार्क्स। तो आपको देखने में कौन बेटर लग रहा है। सर तो भी। यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। ठीक है, कंपैरिजन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेस कॉमन नहीं है, इसका बेस 100 और इसका बेस 120 है। तो इस कॉम सबसे पहले हम कॉमन बेस पर लेकर आते हैं इनको, और कंपेयर करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कंपेयर करके कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखिए ये 80% आ रहा है और यहाँ पर इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने आ जाएंगे, 90/120 कितना होता है भाई, निकालिए। तो इसके मार्क्स 75%, देखने में बी ज्यादा लग रहा था लेकिन ए ज्यादा एफिशिएंट है। तो इस तरीके के कंपैरिजंस के लिए हम बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं दो चीजों के अंदर और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमारा हम इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरा आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये हमारा दूसरा टूल है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, थर्ड आता है हमारा अकाउंटिंग रेशियोस। ठीक है, एंड फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारे कोर्स के अंदर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी चर्चा होगी ना, वो अकाउंटिंग रेशियोज पर होगी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज की हमारी जो चर्चा है वो अकाउंटिंग रेशियोज पर होगी। हम अकाउंटिंग रेशियोज सर चैप्टर सारे अलग स्टार्ट कर अलग रहे चैप्टर है हैं। ना। ठीक है, अब अकाउंटिंग रेशियोज भी जो हमने पढ़ना है, उसके अंदर हर रेशियो का हमने मेन 4 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। इन 4 कैटेगरीज का अलग अलग मोटिव है। ठीक है,
सबसे पहला मोटिव, मैं मोटिव डिस्कस करूंगा, उस पर बेस्ड हमने कौन से रेशियोज पढ़ने हैं वो हम लिखेंगे। फिर सबसे पहले एक बिजनेस ये चेक करना चाहता है कि इन शॉर्ट रन में वो अपनी लाइबिलिटीज को, जो रेगुलर लाइबिलिटीज हैं, रूटीन लाइबिलिटीज हैं, उनको पे कर सकता है क्या, उसके पास एडिक्वेट एसेट्स हैं अपनी करंट लाइबिलिटीज को, रूटीन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है, पहले हमने उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करनी है। ठीक है, इस इसके बाद सेकंड, उसके बाद हमारा टारगेट होता है कि लॉन्ग रन में, लंबे समय में, जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, जो हमने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन लिए हुए हैं, लंबे लंबे लोन लिए हुए हैं, ठीक है, लंबे समय के लिए लोन लिए हुए हैं, क्या हम उनको पे करने के लिए अभी एडिक्वेट एसेट्स अपने पास रखते हैं या नहीं रखते। जब आप हर साल ये बार बार कंपेयर करोगे कि भाई एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, तो आपको पता रहेगा कि बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, सिर्फ सॉल्वेंसी भी बोलते हैं, सॉल्वेंसी पोजीशन, या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। ओके, थर्ड हमारा जो टारगेट होता है, यहां हमने दोनों में सॉल्वेंसी पोजीशन निकाल ली, मतलब अब हमने किस पर काम करना है, अब हमने काम करना है एफिशिएंसी पे, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी रेशियोज। ठीक है, एफिशिएंसी देखनी है। अब एफिशिएंसी क्या होती है, मैंने ए को दिए 100 रुपए और बी को भी दिए 100 रुपए। ठीक है, ए ने मुझे जो प्रॉफिट कमा के दिया वो दिया 25 रुपए, बी ने कमा के दिया 26 रुपए। कौन ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, बी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। दोनों का कैपिटल बेस 100 था, लेकिन ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेज को यूज करने वाला कौन निकला, बी निकला। तो इसी को बोलते हैं हम एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कितना हो रहा है, इसके लिए हम रेशियोज निकालते हैं। ये मैं कोई रेशियोज के नाम नहीं लिख रहा, ये मैं पर्पस लिख रहा हूं, और इसी के नीचे मैं लिखूंगा कि हम इनके लिए रेशियोज कैसे निकालते हैं, इनकी कौन से रेशियोज होते हैं। एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं हम, इन रिसोर्सेज को यूज करके हमने प्रॉफिट कितना कमाया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो हमारा जो आ जाता है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज। इनको आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोल सकते हैं। जो सेकंड रेशियोज हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियोज बोलते हैं हम इनको। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियोज, या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी बोल सकते हैं आप इनको। थर्ड इज, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशियोज। थर्ड इज एक्टिविटी रेशियोज। ठीक है, या फिर टर्न ओवर रेशियोज भी बोलते हैं इन्हें हम। एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, तो आपने ये ऊपर जो चार लिखा था इनको नहीं पढ़ना, आपके लिए मेन ये है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, या फिर लिक्विडिटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये चार रेशियोज हमने पढ़ने हैं, हमारे कोर्स के अंदर है। तो आज मेरा टारगेट रहेगा एक्सप्लेन करना आपको कि भाई लिक्विडिटी रेशियोज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, हम ये इनके फॉर्मूलाज आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास में। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज मैं आपको समझा भी दूंगा और लिखवा भी दूंगा। सो वी आर डिस्कसिंग टुडे लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी रेशियोज क्या इंडिकेट करते हैं, इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्या एक बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए एडिक्वेट एसेट्स रखता है। ठीक है, तो जब भी हमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करना है, तो याद रहे हम हमारा जो रिसोर्सेज हम देखते हैं लायबिलिटीज को पे करने के लिए, वो भी हम शॉर्ट टर्म एसेट्स देखते हैं। कौन सी एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम बिजनेस के अंदर क्या नाम देते हैं, करंट एसेट्स। करंट असेट। जब भी आप अपनी रूटीन लाइबिलिटीज को पे करने की बात करेंगे, तो इसके लिए आपको वो एसेट्स देखनी है जो जल्दी ही लिक्विडेट हो जाए, जो जल्दी से जल्दी आपको कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और आपको पैसा दे दें, सो दैट आप उनको लाइबिलिटीज को पे कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने रेशियोज, अलग अलग रेशियोज बनाए। पहला रेशियो है दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो कंपेयर करता है आपकी करंट एसेट्स कितनी है एज कंपेयर टू योर करंट लाइफ,
लायबिलिटीज। ठीक है, ठीक है, ये रेशो जो होना चाहिए दैट शुड बी 2:1। दिस इज द आइडियल रेशो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपकी लायबिलिटी 1000 रुपए की है तो आपकी एसेट्स आपके पास 2000 की होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि 1000 रुपए की लायबिलिटीज को जब आप पे करना चाहेंगे और आपके पास एसेट्स होंगी 2000 की, तो कहा जाता है कि भाई 2000 की एसेट्स जब लिक्विडेट करी जाती हैं तो कई बार हमें नुकसान हो जाता है, कम में बिकती हैं, या लिक्विडेट करने में थोड़ा हमें कम पैसा मिलता है उसका, तो एटलीस्ट डबल होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा होना भी नुकसानदायक है और कम होना भी नुकसानदायक है। अगर एसेट्स कम होगी तो लायबिलिटीज को पे करने में दिक्कत आएगी, और बहुत ज्यादा होंगी तो इसका मतलब आपने बहुत सारा पैसा अनयूटिलाइज बिजनेस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और जितना ये पैसा अनयूटिलाइज बिजनेस के अंदर पड़ा रहेगा उतने ही रिटर्न्स आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा टारगेट है ये समझना कि करंट एसेट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है करंट एसेट्स क्या होती हैं। देखिए, ऐसी एसेट्स, इसके लिए दो कंडीशन है बेसिकली। ऐसी एसेट्स जो हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म है, जो बिजनेस के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है, ज्यादा समय तक रहने नहीं वाली, वो शॉर्ट टर्म क्या होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1 ईयर। 1 ईयर। ठीक है, जनरली दैट इज, वी कैन से इट इज 1 ईयर, बट इसके आगे और भी बात है। और दूसरी बात, ऐसी एसेट जो कैश और इक्विवेलेंट टू कैश है, इक्विवेलेंट टू कैश है। ऐसी एसेट जो बिजनेस के अंदर लंबे समय तक नहीं है, कम समय तक है। और दूसरी बात, जो इक्विवेलेंट टू कैश है। लेकिन याद रहे, एक्सक्लूड होती हैं इसके अंदर फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स मतलब जो एसेट्स हैं ही नहीं लेकिन एसेट्स में शो करे जा रहे हैं, नॉट रियल। ये कुछ लॉसेस होते हैं जो करंट एसेट्स में भी शो हो सकते हैं और नॉन करंट एसेट्स में भी, लेकिन इनका एसेट से कोई लेना देना नहीं है, कोई नुकसान है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपके साथ शॉर्ट टर्म की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है पहली चीज 1 साल के अंदर अंदर, और दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल। जब भी आप आगे से शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो आप याद रहे 1 साल के साथ साथ क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलेंगे, एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। देखिए, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो पैसा आज लगाते हैं, लेट से 10 लाख रुपए आज लगाए, 10 लाख का माल ले लिया, लेकिन उसको रिकवर 1 साल के अंदर ही हो जाता है, वो सारा माल उनका 1 साल में बिक जाता है। लेकिन कुछ नेचर ऑफ बिजनेस ऐसे होते हैं जो पैसा तो आज लगाएंगे लेकिन उनको 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उनकी ऑपरेटिंग साइकिल जो है, कैश लगाने से कैश का कन्वर्जन, मतलब जब आपने इनिशियली कैश इन्वेस्ट करा और वापस वो घूम के आपके पास आ गया और रिकवर हो गया। ठीक है, ये होता कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। आप सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स को आप बेचते हैं, बेचने के बाद आपके कुछ डेटर्स हैं जो टाइम लेते हैं पैसा देने में। ठीक है, और वो डेटर्स आपको कैश कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर से आप कैश रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं। तो ये एक साइकिल बन जाती है, रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश गुड्स बनाए, सेल्स करी, डेटर्स आए, फिर कैश आ गया, फिर कैश को रॉ मटेरियल में लगाया। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। इसी पीरियड को हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो इस साइकिल को कंप्लीट होने में अगर 1 साल से ज्यादा लगता है तो आपका शॉर्ट टर्म 1 साल से ज्यादा माना जाएगा। तो मतलब आपने क्या लेना है, विच एवरेज लेटर। अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है तो आपके लिए शॉर्ट टर्म 1 साल, शॉर्ट टर्म की जो डेफिनेशन होगी वो होगी 15 महीने, 1 साल नहीं होगी। ठीक है, तो आपने देखना है ज्यादा कौन सा है। आपके लिए शॉर्ट टर्म 1 साल है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल उससे बड़ी है तो आपके लिए शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग साइकिल है, जो भी दोनों में से बड़ा होगा। ठीक है, और फिर करंट असेट्स क्या होगा, देखिए करंट असेट्स का स्टेटस कैसे चेंज हो जाएगा। देखिए एक बार मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए करंट असेट्स है कोई चीज या नॉन करंट असेट्स है, आपने मुझे आंसर देना है। ठीक है, तो पहला, मेरे डेटर्स हैं 2 लाख के, अमाउंट से करंट या नॉन करंट नहीं होता, डेटर्स हैं 2 लाख के। ठीक है, इसका टाइम, इस मुझे इससे पैसा लेना है 8 महीने के अंदर अंदर, 8 मंथ्स में ये मुझे पैसा दे देगा। तो आप मुझे बताइए करंट असेट हुआ या नॉन करंट असेट हुआ, फटाफट बताइए। करंट। करंट। एग्जैक्टली करंट हुआ, क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर आ गया है ना। सेकेंड, अगर मैं सेम कहूं, मेरा टाइम जो
है दैट इज 15 मंथ, ये मुझे 15 महीने के बाद पैसा देगा, तो बताइए करंट होगा नॉन करंट होगा? नॉन करंट। ये नॉन करंट हो गया, बिल्कुल ठीक, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ थर्ड। सर इस साइकिल का कब से पता लगेगा कि साइकिल देखनी है कब? वेट बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एग्जाम्पल्स की वेट करें। टाइम जो है 18 मंथ्स है, और मेरी ऑपरेटिंग साइकिल, साल का तो पता नहीं, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, ऑपरेटिंग साइकिल जो है हाँ दैट सर। इज 12 मंथ 13 मंथ्स। तो अब बताओ ये करंट होगा नॉन करंट? नॉन करंट। नॉन करंट ही हो, क्यों? क्योंकि लेटर कौन सा है हमारे लिए? शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? अब 13 महीने, एक साल नहीं रहा। हमने तो बड़ा देखना है, शॉर्ट टर्म मतलब या तो एक साल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो ये नॉन करंट में आ गया। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, अब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। टाइम है 20 महीने, लेकिन मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 22 मंथ्स की। अब मेरे लिए शॉर्ट टर्म क्या होगा, एक साल या 22 महीने? सर ट्वेंटी एक टू करंट मंथ्स होगा और शॉर्ट टर्म। हाँ एग्जैक्टली, ये करंट सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, शॉर्ट टर्म हमारा 22 महीने हो गया। क्लियर है ये बात? जी सर। तो आप ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है। एक साल भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल उससे बड़ी है तो ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके डाउट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। टाइम जो है दैट इज 16 मंथ्स, ओके, और ऑपरेटिंग साइकिल जो है दैट इज 8 मंथ्स। अब बताओ ये करंट होगा नॉन करंट? नॉन करंट। गलत, ये करंट होगा, नॉन करंट होगा। एग्जैक्टली, ये नॉन करंट एसेट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है, तो हमारे लिए शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? 12 मंथ्स। 16 देखेंगे ना सर? 12 मंथ्स बेटा, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? 12 मंथ्स हुआ ना, क्योंकि हमें तो ये देखना है हमारे लिए शॉर्ट टर्म का मतलब हमेशा से एक साल ही है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल उससे ज्यादा है तो हम ऑपरेटिंग साइकिल को शॉर्ट टर्म मानेंगे। क्लियर है? चले आगे। क्लियर है। अब हम करंट असेट्स के कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, सो दैट जिन लोगों को दिक्कत आती है थोड़ा याद करना होता है उनको, तो याद कर लेंगे। करंट असेट्स के एग्जांपल, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये तो करंट एसेट्स है क्योंकि कैश के इक्वल ही आते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश के इक्वल मानी जाती है, क्योंकि ये वो सिक्योरिटीज हैं जिनको आप मार्केट टेबल हैं, मतलब जो मार्केट में बाय और सेल इजीली करी जा सकती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनको हम करंट इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये भी हमारी करंट एसेट्स है। डेटर्स हमारे करंट एसेट्स है, स्टॉक करंट एसेट है। और आप एग्जांपल दे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? जो आपने एडवांस दिए हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, ये भी हमारी करंट एसेट्स है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नजर आता है तो एक्रूड इनकम्स, जो इनकम आप अर्न कर चुके हैं अभी मिलनी बाकी है, ये भी हमारी करंट एसेट्स हैं। अगर आपको कोई चीज ध्यान आती है तो इसमें ऐड कर सकते हैं, याद रहे फिक्टिशियस एसेट कोई ना है। ठीक है, इसको नोट करने के बाद हम चलते हैं अपना सेकंड पार्ट। करंट एसेट्स के साथ साथ हमने क्या पढ़ना था? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज क्या होती है? जो पेबल विद इन शॉर्ट टर्म है, पेबल विद इन शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म तो आपको पता ही क्या होता है, 12 महीने या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज ऑपरेटिंग साइकिल। लेटर। ठीक है, 12 मंथ्स या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज लेटर, जो भी दोनों में से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि करंट लायबिलिटी क्लियर हो जाए। मेरे क्रेडिटर्स हैं जिनको मैंने पैसा देना है 20,000 रुपए। ठीक है, और मेरा एक लोन भी है जो मैंने चुकाना है 50,000 रुपए का। ठीक है, इसका जो टाइम है मेरे पास वो है 6 महीने, और इसका जो टाइम है मेरे पास वो है 16 मंथ्स। मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है, मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 18 मंथ्स। आप मुझे बताइए क्रेडिटर्स को मैं करंट लायबिलिटी मानूं नॉन करंट? सर फटाफट बताइए। करंट ही। इधर करंट दोनों ही लायबिलिटी, करंट होंगे क्योंकि दोनों ही साइकिल करंट हो ज्यादा गए, है ना। बिल्कुल बढ़िया आंसर। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल हमारी क्रॉस कर रही है 16 महीने को भी, है ना। और ये 18 महीने हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है, और 16 में इसके अंदर ही आ रही है दोनों चीजें, है ना। तो हमारे लिए शॉर्ट टर्म जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल मानते हैं हम, जब अगर वो 12 महीने से ज्यादा है तो। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं। अब इस पर एग्जाम्पल लिख लेंगे आप। करंट लायबिलिटीज के एग्जाम्पल लिख लो फटाफट। करंट लायबिलिटीज के एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे अभी हमने लिखा क्रेडिटर्स, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स। कई बार लोग कहते हैं प्रोविजन एक्सपेंसेस नहीं होते ये, लेकिन ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, टैक्स हमें देना ही देना है, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया। और क्या क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर, शॉर्ट टर्म एडवांस रिसीव्ड, शॉर्ट टर्म एडवांसेस रिसीव्ड, ठीक है, एडवांस इनकम्स, आपको एडवांस में कोई इनकम मिली हुई है, ठीक है। दीज आर दी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब हम ऊपर चलते करंट रेशियो के पास। करंट रेशियो हमने क्या पढ़ा था, करंट रेशियो होता है हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो आपने करंट एसेट्स का टोटल लेना है और करंट लायबिलिटी का, लेट से करंट एसेट्स का टोटल है 2 लाख और करंट लायबिलिटी का टोटल है 1 लाख, ठीक है। तो इनका रेशियो कैसा बन जाएगा, दैट विल बी 2:1, 2:1। ठीक है, दैट इज द आइडल रेशियो। तो पहला एग्जांपल हो गया हमारा करंट रेशियो हमारा, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ जी, अब आ जाते हैं इसका बी रेशियो, ठीक है। हम कौन से रेशियोज कर रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियोज कर रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर इसका बी रेशियो जो है, दैट इज, पहला रेशियो करंट रेशियो है, दूसरा बी रेशियो इज लिक्विड रेशियो। इस लिक्विड रेशियो को हम दो और नाम से जानते हैं, पहला है एसिड टेस्ट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो। देखिए, जब हमारी नीड होती है कि हम उन्हीं एसेट्स को देखें कि जो एसेट्स बहुत क्विकली कैश में कन्वर्ट करी जा सकती हैं और उसको सिर्फ कंपेयर करना चाहते हैं वो कितनी है हमारे पास, तो हम कौन सी एसेट्स लेते हैं, क्विक एसेट्स लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं अपनी करंट लायबिलिटीज से। मैं अगर छोटा सा एग्जांपल लूं कि भाई किसी के बीवी बच्चे किडनैप हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी दुकान में रखा सामान बेचेगा या कैश और बैंक, और जो उसके पास ऐसी एसेट्स हैं, ऐसे साधन है जो कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको यूज करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, वो अपनी क्विक एसेट्स यूज करेगा, ठीक है। तो मतलब ओके। क्विक एसेट्स क्या होती हैं, क्विक एसेट्स करंट एसेट्स में से हम कुछ चीजों को निकाल देते हैं जिनको बेचने में टाइम लगता है, और अगर वो बेची जाए तो वो औने पोने रेट्स पे बिकेंगी, आपको उसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो स्टॉक और दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जब हम इन दोनों चीजों को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, देन यू विल गेट योर क्विक एसेट्स, ठीक है। तो सर याद जैसे रहे, आपने ज्वेलरी की बात करी तो ज्वेलरी में तो स्टॉक आ जाएगा और ज्वेलरी को बेच के नहीं तो बेटा, अच्छे पैसे ज्वेलरी, आएंगे। ज्वेलरी जो है गोल्ड ज्वेलरी सिल्वर ज्वेलरी तो आपकी रेडी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो तो कैश में बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो स्टॉक मतलब, मैं सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस की बात नहीं कर रहा, ज्वेलरी बिजनेस में देखो जितना भी सामान है ना वो बहुत जल्दी क्विकली सेल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने जब भी स्टॉक आएगा तो स्टॉक का मतलब अदर गुड्स, ओके, स्टॉक का मतलब अदर गुड्स लेंगे हम यहाँ पे, वो आपसे स्पेसिफाई नहीं करेगा कि आप वो ज्वेलरी बिजनेस है या नहीं है, तो आपने ध्यान देना। अगर हाँ वो ज्वेलरी बिजनेस है तो फिर आप स्टॉक लेस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्वेलरी ओके बिजनेस के अंदर स्टॉक अपनी एक्चुअल वैल्यू जो मार्केट रेट होता है ना उस पर बिक ही जाता है। चले हम आगे। यस सर। अब आप कहेंगे इनका आइडल रेशियो क्या होना चाहिए, तो इस टाइम पे हमारा आइडल रेशियो जो होना चाहिए दैट शुड बी 1:1, मतलब 10,000 की अगर लाइबिलिटीज हैं तो एसेट्स भी 10,000 की चल जाती है, क्योंकि उस टाइम हमने अपनी कैपेबिलिटी देखनी है, हमारे पास उतना पैसा है और ये तो वो पैसा है जो हमें इतना मिल ही जाएगा, ठीक है, अपनी एसेट से मिल ही जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलते हैं अब आगे। अब इसका सी रेशियो जो है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट रेशियो में ही काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, इसलिए अब यहाँ एक्सप्लेन करने की दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड रेशियो आपकी बुक के अंदर कई बार नहीं भी लिखा होता, लेकिन हम कर लेते हैं, दैट एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियोस। ये इंडिकेट क्या करता है, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी मतलब जेब में पड़े हुए पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी लाइबिलिटीज जो लेते हैं करंट लाइबिलिटीज लेते हैं, लेकिन कंपेयर उस किससे करते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट से, कि मेरे पास कैश और कैश का इक्विवेलेंट कितना रखा है। याद रहे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने कितनी चीजें बताई थी, इसको आप कैश और कैश इक्विवेलेंट याद है, हाईली लिक्विड एसेट्स हैं ये कैश के समान ही है, जिसके अंदर कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएंगी, ठीक है, जो बहुत जल्दी लिक्विडेट करी जा सके, ठीक है, एटसेट्रा। क्लियर है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं इसके अंदर।
ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो ये हमारा ओके एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो है। अब ये कितना होना चाहिए, कहते हैं अगर 1 रुपए की लाइबिलिटी है या 1000 रुपए की लाइबिलिटी, तो एटलीस्ट 500 रुपए जेब में कैश पड़ा हो। कहते हैं ना कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ पैसा अपने जेब में कैश अलग से भी रखते हैं इमरजेंसी के लिए। तो ये कहता है कि एटलीस्ट अगर 1000 रुपए की आप लाइबिलिटी मेंटेन कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, तो आपके पास 5 रुपए का अपना 500 रुपए का कैश या कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए। ओके ओके, फटाफट नोट कर लो फिर आगे। तो इसी के साथ हमारे 3 रेशियोज जो हो गए खत्म हो गए, ठीक है। अब वो 3 रेशियोज एक बार फटाफट हम कर लेते हैं। सबसे पहला करंट रेशियो था, दैट वाज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, आइडल रेशियो 2:1। दूसरा था क्विक रेशियो, दैट इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, दैट शुड करंट बी लायबिलिटीज 1:1। और तीसरा होता है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज 0.5:1। ओके, इसके साथ साथ क्विक एसेट्स के अंदर क्या नहीं आता है, करंट एसेट्स में से हम 2 चीजें निकाल देते हैं। स्टॉक, स्टॉक की जगह आप इन्वेंटरी भी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमारा लिक्विडिटी रेशियोज जो है आज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो कवर करेंगे दैट विल बी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को कवर कर लेंगे।